Hello everyone, this is lecture number 17 of atomic structure या structure of atom, आप जो भी नाम देना चाहें। और पिछली क्लास में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और वहां पर देखा था कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम it should be greater than equal to h by 4 pi। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं और क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़ें, अब जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, हम पहले एक DPP-3 जो भेजी गई है उसको उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना भी जरूरी है। छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, तो जो है वो उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना जरूरी है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? बताइए। चलिए, बात है, मैं इनलार्ज कर दे रहा हूँ, अभी छोटा दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एटम्स होना चाहिए ना? ठीक, देखिए जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक, वो कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, आप खुद बताइए कि वो स्पीशीज जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। बताइए भाई, बताइए। मॉलिक्यूल्स। तो अब होता क्या है एक्चुअली में, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो पहले जो है एनर्जी वो इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटम्स में, हाइड्रोजन। फिर इनसे हमको स्पेक्ट्रा मिलता है, मगर ये कैरेक्टरिस्टिक तो किसकी कहलाएगी बताइए? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में जहां हम, अब देखिए, अब शायद आपको आज उस एक लाइन का मतलब समझ में आए। आज उस एक लाइन का, लाइफ हैज कम अ फुल सर्किल, लाइफ हैज कम अ फुल सर्किल, लाइफ हैज कम अ फुल सर्किल। हम बिल्कुल अपना जो ये वाला चैप्टर है उसके एंड में पहुंच गए, मगर एंड में पहुंचने के बाद में आज शायद हमको जो है वो क्या कहते हैं कि इस लाइन का मतलब समझ में आया। ये देखिए, आज हमको शायद इस लाइन का मतलब समझ में आया। ये देखिए, पढ़िए, ये पढ़िए भाई, अनुश्री पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इस वाली लाइन को पढ़िए जिसको मैं बार बार रेड से दिखा रहा हूँ। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। हाँ, ये देखिए, पहली क्लास में जब बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था तब ये बात बताई थी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो लाइट का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? गैस के नेचर पे। अब मुझको समझ में आया कि क्यों लाइट का कलर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर गैस के लिए Z क्या है? डिफरेंट। तो इसलिए हर गैस के लिए लैम्डा भी क्या होगा? डिफरेंट। वो कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की है, मगर गैस के भी मॉलिक्यूल में मगर एक मैं हीलियम को हटा दूं, चलो वो तो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हाइड्रोजन या अगर लिथियम के भी वेपर्स लेंगे तो वो सब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना मैम? बताइए। यस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं सर, बिल्कुल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर 10th क्लास में हमने 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल ये पढ़ा हुआ है या नहीं? यस सर। तो सर इसके लिए जरा N2 और N1 को सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है, बताइए। पहले ये इक्वेशन सॉल्व करिए, N2 और N2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बताइए क्या आ रहा है निकल के, बताइए। सर N2 इक्वल टू 6 और N1 इक्वल्स टू 2। N2 इक्वल्स टू 6 और N1 इज इक्वल टू 2।
ठीक है सर? Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अब इन्होंने कहा है कि जो है वो क्या कहते हैं कि N2 से N1 का सर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने तो सर पहले ही बता दिया, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 माइनस 2 क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी अब ये देखिए कितनी लाइंस आ गई निकल के। बताइए समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों में से किसी में कोई डाउट हो? सर 5th। सर 5th। 5th। चलिए 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 चलिए, मल्टीपल और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज ड्यू टू। देखिए अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल के बीच में भी शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, तो वो तो अभी पढ़ा ही नहीं है इन्होंने, बस यहाँ पर सवाल तो जरूर रख दिया है मैंने, बट शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, तो अभी ये नॉट कवर्ड। ओके नॉट कवर्ड। अभी अगर नहीं हो पा रहा है सवाल तो आपकी गलती नहीं है, अभी आपको ये बताया ही नहीं गया, इन्फॉर्मेशन इसकी अभी आपको दी ही नहीं गई। 6th 7th और 8th इन तीनों में किसी में कोई डाउट हो तो बताइए। सर 7th। चलिए 7th तो पढ़ दीजिए भौमिक, 7th पढ़ दीजिए क्वेश्चन। Which electronic transition in a hydrogen atom starting from the orbit n equals to 7 will produce infrared light of wavelength 2170 nanometers? चलिए भाई करते हैं। करते हैं भाई करते हैं। इन्होंने सर लैम्डा दे दिया है, ठीक है? लैम्डा कितना दे दिया है सर? 2170 nanometers. 2170 नैनोमीटर। इसका मतलब सर जी ये है 2170 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये है सर, ठीक है? Yes sir. तो मैं क्या इसको, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं? Yes sir, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये इतना हो सकता है, लिख सकता हूं सर? Yes sir. अब सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? राइडबर्ग फॉर्मूला के 1/लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये लिख सकते हैं सर? Yes sir. चलिए अब देखिए कि लैम्डा सर बड़ी मेहनत से मैंने एंगस्ट्रॉम में निकाला है, कितना है? 21,700 क्या? एंगस्ट्रॉम। चलिए ठीक है सर। अब मैंने देखिए आर की एक आपको वैल्यू बताइए कि Yes sir. 1/R की वैल्यू कितनी बता रखी है? 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम। कुछ याद है? Yes sir. तो सर जब 1/R की वैल्यू इतनी है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/912 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। 1/912 एंगस्ट्रॉम। तो अब फिर यहाँ पे लिख दिया 1/912 एंगस्ट्रॉम, ये लिख दिया। Z तो सर 1 हो जाएगा। Yes sir.
अच्छा N1 लोअर एनर्जी लेवल वो तो मुझको नहीं पता, मगर हायर एनर्जी लेवल सर पता है कितना है? 7. 7 का स्क्वायर हो जाएगा सर। Yes sir. अब ठीक है, तो ये देखिए इससे एक फायदा ये हुआ कि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अपना झंझट कम कर लिया। अब ये सर एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम चला गया, अब ये आ गया 912/21700 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/49। अब ये देखिए कि मैं कुछ लकी हो रहा हूं, यहाँ कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कुछ बात बन रही है, या अभी भी मैं मुश्किल में ही फंसा हुआ हूँ। देखिए कुछ बात बन रही है इस डिवीजन में, कुछ किसी की टेबल वेबल में कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। Yes sir. क्या हो रहा है बताइए? सर इसे 4 से 4 से देखिए, पहले सबसे पहले 2 से ले जाते हैं सर, एकदम सेफ गेम खेलते हैं। तो 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? सर 2 से 456 एंड शायद चलिए 456. 456 और नीचे क्या आएगा सर जी? 108500. 108 500. 500 नहीं, अरे एक 500। सिंगल सिंगल जीरो। ठीक ठीक, अभी फिर से 2 से जा रहा है। यस सर। 228. 228 और नीचे क्या हो जाएगा सर? 5425। 5425। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए 228/5425 प्लस 1/49 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर। अब यहां से जो है वो क्या कहते हैं कि फिर कुछ कहानी में आई गेस ट्विस्ट है। क्योंकि कैलकुलेशन बस यहाँ के बाद से जो है वो लाइक इट बिकम्स क्वाइट ट्रिकी इन नेचर, क्योंकि भाई कैलकुलेटर से आप कर लें ठीक है, आप आंसर निकाल दें, बहुत अच्छी बात है, मगर बिना कैलकुलेटर के आंसर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में तो हमारे पास में कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो सर फिर अब लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पर ये बचता है, इस सवाल का लास्ट रिजॉर्ट फिर ये बचता है कि आप जो 7 जो आ गया है ना, तो फिर सर आप वैल्यूज डाल डाल के देखें। लास्ट रिजॉर्ट फिर यही बचता है, क्योंकि इतनी गंदी कैलकुलेशन से अगर मुझे बचना है तो लास्ट रिजॉर्ट यही है कि मैं वैल्यूज डाल डाल के देखूंगा। ये मतलब 912 रहने दूंगा यहाँ पे, आई विल बी मूविंग इन डायरेक्शन 1/912 रहने दूंगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/49। अब वैल्यूज डाल डाल के देखूंगा कि कौन जो है वो 2170 के बराबर बन जा रहा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आई डोंट नो द आंसर, हम पहला केस लेते हैं 7 से 6 वाला। तो 6 वाला लेंगे तो सर यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बताइए? 36। 36 आ जाएगा। अभी आ जाएगा 49 माइनस 36 यानी 13/36 इंटू 49 इंटू 912। अब ये देखेंगे कि ये उसी के बराबर आना चाहिए 21700। तो अब ये तो जहां तक नहीं लग रहा है, ऐसे कर करके इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अगर हमें रिलेटिवली आसान कैलकुलेशन करनी है तो कुछ कोई और, मैं सोच रहा था कि यार कुछ कटपिट जाएगा, हो जाएगा, मगर कोई और चारा नजर आ नहीं रहा है। वैसे तो देखिए सर ये इसका आंसर है ये 4 का हिसाब से, यानी ये n स्क्वायर है, यानी ये सारी चीजें सर ये सब कितना आना चाहिए, यानी n1 स्क्वायर कितना आना चाहिए बताइए? 16 आना चाहिए। तो अब ये अब आइए अगर मैं ये कैलकुलेशन करके भी देखना चाहूँ, ये चल हम फाइनल कैलकुलेशन भी करके अगर देख लें, यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे, फाइनल एलसीएम वगैरह लेके इसको, और जो है वो फाइनल स्टेज में आ गए। 228 इंटू 49 प्लस 5425 डिवाइडेड बाई 5425 इंटू 49
इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर। अब ये देखिए ये कितना हो रहा है, 2 बाई जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब कम्बरसम तो है कैलकुलेशन, बट यहां से देखते हैं कि n1 स्क्वायर फिर हो जाएगा 5425 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 228 इंटू 49 प्लस 5425। यहां से n1 स्क्वायर निकालना है ये सर आ ऑब्वियसली। रही है। भाई विद दी देखिए आप मान लीजिए आप कह रहे हैं आ रहा है, तो वो भी मे बी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आ रहा है, बट हमें ये सोचना है कि क्या बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में कर पाएंगे, वो एक अपने में क्वेश्चनेबल चीज है। बिना कैलकुलेटर के तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा करना, बिना कैलकुलेटर के काफी डिफिकल्ट हो जाएगा करना, क्योंकि ऑप्शन रख रख के भी देखें तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। चलिए भाई, काफी रिगरस इसमें गंदी कैलकुलेशन है, उसके बाद में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इन तीनों में कोई डाउट हो? 8 question. क्वेश्चन 8, चलिए क्वेश्चन पढ़िए दीपाली। Hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of wavelength m strong. The resulting spectrum consists of maximum 15 different lines. What is the wavelength? ठीक मैम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2. हाँ, और अगर ये तो मैम इन्हीं दो लेवल के बीच में है, बट अगर हमें मालूम है कि उसको आना एन ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 में, तो क्या फॉर्मूला होता है मैम बताइए? n minus 1 upon 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैम किसके बराबर कर दूं मैं? 15. 15। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30 या फिर n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये यहां से मैम मैं निकाल सकता हूं n की वैल्यू, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? n माइनस 6 n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से पता चला कि n किसके बराबर है फिर? 6. 6। तो यानी वो फिर वो कहां पर चला गया था? n इज इक्वल टू 6. 6। तो अब फिर से अब देखिए, फिर से यानी कि n इज इक्वल टू 1 से मुझको कहां पर भेजना था उसको? n is equal to 6. n इज इक्वल टू 6। ठीक, तो अब n इज इक्वल टू 1 में कितनी एनर्जी होती है मैम बताइए? Minus 13.6. ये इवन हो गई, वेरी गुड। अब ये जो कल हमने आपका नीट वाला पेपर डिस्कस किया था उससे मिलता जुलता हो गया। E6 की मैम एनर्जी कितनी होती है? इतनी तो मैंने बताई भी नहीं है, इन्होंने जो पूछ ली है। आई डोंट रिमेम्बर के E6 आप लोगों को बताया है या नहीं बताया है, बट E6 कितना होता है मैम बताइए? -0.37। वैसे तो वो ड्रॉप करेंगे तो 38 हो जाएगा, बट चलो 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 से E6 में भेजने के लिए मैम कितनी एनर्जी चाहिए n6 बताइए? minus n1. हाँ, E6, शाबाश, E6 माइनस n1 यानी -0.37 प्लस 13.6। अब आप बताइए कितना हो गया? (13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, Yes, sir.
अब 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं काफी चालाकी से काम लूंगा, मैं डायरेक्ट नैनोमीटर में निकालूंगा, तो 1242.4 अपॉन लैम्डा इससे कर दूं डिवाइड, तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Yes, डायरेक्ट sir. लैम्डा किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। Yes, sir. अब देखिए लैम्डा फिर कितना आ गया, 1242.4 डिवाइडेड बाय 13.23. 13.23। ठीक, तो अब देखिए भाई, देखते हैं 1242.4 डिवाइडेड बाय 13.23, तो जब ये करेंगे तो ये देखिए ये लैम्डा फिर कितना आ जाएगा, 93.9 नैनोमीटर या रफली 94 नैनोमीटर। Nanometer. ठीक, अब ये देखिए हमने तो 93 मान लीजिए 93.9 नैनोमीटर है, इनके आंसर एंगस्ट्रॉम में, तो वो क्या हो जाएगा 939 Armstrong. एंगस्ट्रॉम। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हो गया, A option. ए ऑप्शन। तो समझ में आया आपको, Yes, sir. टफ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, दोनों दोनों 7th और 8th दोनों टफ सवाल। बाकी बच्चों को समझ में आया, अन्वेषा आपको Yes, sir. समझ में आया, हाँ भी अन्वेषा आवाज आ रही है, सर जी 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 सर बताइए। यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वरना हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे 1/, वेवलेंथ वाले से। Yes, sir. Yes. सर उसमें थोड़ी कंफ्यूजन वन आ अपॉन रहा था। वेवलेंथ वाले से आप निकाल सकती थी 6 to 1, N2 लेती 6 N1 लेती 1, यस सर, सर मतलब उससे उससे निकाल सकते थे अगर बिल्कुल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट वहां 912 एंगस्ट्रॉम ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन शायद उतनी गंदी नहीं Yes, हो sir. जितनी 8th 7th में हो रही थी। सर एग्जैक्ट आंसर भी आ रहा है उससे। वाह 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 वाह, तब तो Yes, बिल्कुल sir. उसी से करिए, मैं फिर मेरा मेथड ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर उससे करिए। चलिए भाई, 9th 10th 11th 12th बताइए, इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बताइए। सर 12th। 12th, चलिए, और इससे पहले 9 10 11 में एनी डाउट? नो सर। चलिए भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी वो जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है उसमें आपको डिस्क्रीट लाइन मिल रही हैं, कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। तो यस सर। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है क्योंकि एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, N1 है, फिर N2 है, फिर N3 है, फिर N4 है, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, तो इसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रम का में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिल रहा है, तो यही आंसर ओके हो सर। जाएगा। ओके सर। 13 14 में कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट प्लीज टेल। No, sir. चलिए, 15 16 और 17 में कोई डाउट हो तो बताइए। सर 15। Yes, sir. 15. चलिए, ये पढ़ लिया था भाई, ये पढ़ लिया था। यस Yes, सर। sir. चलिए भाई,
यांशु पहला स्टेटमेंट पढ़िए। A. Kinetic energy of photoelectron does not depend upon the wavelength of incident radiation. सर ये आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू है या फॉल्स है? Yes, sir. True है. अच्छा, कैसे ट्रू है सर? Sir, wavelength. Sir, एक second का. नहीं सर, ये false होगा. सर, because जब wavelength ज्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जब वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा. यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? False. चलिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। Photoelectric current depends on intensity of incident radiation and not on frequency. Sir, true है. ये बताइए। ट्रू। Sir, true है ये. ट्रू. ट्रू है, इस पे हमने डिस्कशन भी किए हुए हैं। Yes, sir. थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। Stopping potential depends on frequency of radiation and not on intensity. स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होता था, काइनेटिक एनर्जी ईवी है, सब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी करेगा। Yes. Okay, sir. तो ये भी ट्रू हो गया सर। Yes, sir. चलिए 16th या 17th और 18th। हो गए सर. एक हो गई सर. हो गए. 19th 20। सर 19. 19. चलिए चलिए 19th. चलिए चलिए चलिए। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी और उनके कर्व बनाए जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे वोल्टेज है का अंडर रूट है, कितना वोल्टेज उनको दिया गया था। और एक्स एक्सिस पे डिब्रॉय वेवलेंथ। V जो है वो पोटेंशियल ऑन द पार्टिकल है। Which of the following relation is correct about the mass of particles? चलिए साहब, अगर हम देखें तो डिब्रॉय वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। यस. इस फॉर्मूले से पब्लिक एग्री कर रही है? पहले तो ये बताइए। Yes, sir. यस Yes, सर. sir. Yes. चलिए अब ये जो फॉर्मूला है, अगर पार्टिकल ए है तो ये उसकी वेवलेंथ है, ये उसका मास है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल बी रहेगा, कोई दूसरा पार्टिकल बी रहेगा, तो ये उसका मास रहेगा, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। Yes, sir. ठीक, ए और बी के लिए ये हो गया। अब हमको अगर ग्राफ बनाना है तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ये लिख सकता हूं, Q multiplied by V, where V is the voltage and Q is the charge on particle A. यस सर. Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ B को क्या लिख सकता हूं, QB multiplied by V, where QB is the Yes, charge on particle B and V is the voltage. क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक एग्री कर रही है। तो अब अगर एग्री कर रही है, सवाल को मैं उधर ही ले लूं, जरा ढंग से ले लूं ताकि जगह मिल जाए आराम से लिखने की।
ठीक, अब आई डोंट नो आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बट 16th ऑफ अगस्त से जो है वो परमिशन मिल गई है स्कूल वगैरह ओपन करने की। आई होप आपने अभी न्यूज़ पढ़ी होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो स्कूल यानी लाइक विद इन 2 weeks ऑफ टाइम होपफुली जो है वो खुल जाने चाहिए। ये लिख दिया ए के लिए, ऐसे बी के लिए लिख दिया, ऐसा ही बी के लिए लिख दिया। ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने कहा है कि भाई ये अंडर रूट वेलोसिटी वाले पार्ट को आप इधर ले जाइए तो हम भी वैसे ही कर दे रहे हैं। अंडर रूट जो वेलोसिटी बोल रहा हूं वोल्टेज h/2 इंटू ma इंटू qa अंडर रूट ये इंटू लैम्डा ए, और ऐसे ही वेलोसिटी b का अंडर रूट h/2 इंटू mb इंटू qb इंटू लैम्डा बी। ये कर लिया। ठीक, अब अगर हम देखें तो ऐसे देखिए, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, टफ क्वेश्चन है ये, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ यहां पर ले लूं और फिर यहां से ये ऊपर ऐसे करके लाइन ले जा रहा हूं, तो वेवलेंथ अगर हमने सेम रख ली तो ए और बी में आप खुद बताइए कि किसका वोल्टेज ज्यादा है फॉर द सेम वेवलेंथ। B. ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? B. साफ साफ मुझको ये पॉइंट दिख रहा है कि भाई ए का वोल्टेज तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा और बी का वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग। तो साफ साफ मुझको ये पॉइंट भी नजर आ रहा है कि भाई जो बी का वोल्टेज है वो ज्यादा है ए के वोल्टेज से। अब अंडर रूट में भी ज्यादा है, वैसे भी ज्यादा है। तो यानी कि बी का जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो लार्ज है एज कंपेयर टू ए के ओवरऑल फ्रैक्शन के। इस बात से आप एग्री करते हैं? क्योंकि वेवलेंथ तो दोनों की अगर हमने सेम ले ली कि सेम वेवलेंथ कब हो सकती है, तो उन्होंने कहा भैया सेम वेवलेंथ अगर होगी तो बी के लिए ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ए के लिए कम वोल्टेज देना पड़ेगा। क्या आप एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. अब आप ये देखिए कि अगर लैम्डा तो दोनों का सेम है, इसका फ्रैक्शन बड़ा है, इसका फ्रैक्शन बड़ा है, तो किन कारणों से फ्रैक्शन बड़े हो सकते हैं? फ्रैक्शन कोई कब बड़ा होगा कि जब इसका डिनोमिनेटर क्या छोटा हो। होगा? छोटा हो। Yes, sir. अब चार्ज के बारे में तो कुछ उन्होंने जानकारी देनी रखी कि ए और बी पे चार्ज सेम है या ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, ठीक। वरना तो बेस्ट आंसर तो इसका यही होता कि mb इंटू क्यूबी ये स्मॉल होना चाहिए था। किससे? क्योंकि फ्रैक्शन बड़ा करना था ना इनको, तो इनको बेस्ट आंसर तो इसका यही होना चाहिए कि mb इंटू क्यूबी जो है ये छोटा होता, तब आपके तभी तो फ्रैक्शन बड़ा होगा। बट क्यू के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दे रखी। अच्छा, क्यू के बारे में जानकारी नहीं दे रखी तो फिर तब तो यार फिर तो हम तो फिर बस ये कहेंगे
कि एम बी छोटा Yes, होगा एम ए से, एम बी Yes, sir. छोटा होगा एम ए से, या एम बी छोटा होगा एम ए से, या एम ए बड़ा होगा किससे, एम बी MB. से। यानी जिसका मास ज्यादा उसका जो है फ्रैक्शन छोटा हो गया, और फ्रैक्शन छोटा हो गया यानी उसके का वोल्टेज जो है वो आपके कम वोल्टेज है, जिसका मास कम है उसका वोल्टेज ज्यादा है। बात समझ में आई? yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ बोलिए। सर इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अलग तरीके से किया है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया था कि अच्छा ऐसे हो अच्छा, सकता है नहीं हो सकता। चलिए देख रहे हैं बिल्कुल। जो है वो क्या कहते हैं कि आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे ले लिया ये बताइए। सर वेलोसिटी या वोल्टेज क्या लेंगे? सर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी वेवलेंथ को लेके किया था। अभी देख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी वेवलेंथ आपने ये माना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है, बी की वेवलेंथ ज्यादा है। अब अगर बी की वेवलेंथ ज्यादा है तो वेवलेंथ होता है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, यानी उसका सर वेवलेंथ ज्यादा यानी मास कम, एम बी इज देन। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर। बस थोड़ा सा इसमें डाउटफुल ये वाली चीज है। यस सर, वही मुझे लग रहा था, इस वजह से आपसे पूछा। ये लिख पाना सही, ये लिखना ठीक नहीं। ठीक है। यस सर। टफ क्वेश्चन। 20, 21, 22 बताइए भाई। 20, 21, 22। So 21. चलिए 20 वाला हो गया। Yes, sir. यस सर। 21। Yes, sir. 21 पूछा है। चलिए भाई 21 कर लेते हैं। हाँ भाई नेहा 21 क्वेश्चन पढ़िए। An excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda and returns in a ground state. The principal quantum number of excited state is given by. तो नेहा ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन या नहीं अभी? Yes sir, हो गया था। हो गया था, वाओ। तो बताइए कैसे हुआ था? सर वो 1 lambda equals to r और ग्राउंड स्टेट दे रखे तो n1 1 लिख लेंगे और -1 n2। सर फिर वो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। r वो लैम्डा के पास आ जाएगा और n1 हम उसे माइनस कर देंगे उधर से, तो 1/n2 की वैल्यू आएगी r लैम्डा -1 अपॉन r लैम्डा। फिर वहां से अंडर रूट लेके n निकालेंगे तो r लैम्डा अपॉन r लैम्डा -1 अंडर रूट में। वेरी गुड वेरी गुड। इतना अच्छा तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप मेरी जगह पढ़ाने लग जाइए। ठीक, और मैं बायोलॉजी पढ़ लूंगा बीच में, फिर ये काम करूंगा। 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम 1 है तो 1 ही हो जाएगा। 1/n1 स्क्वायर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये n2 स्क्वायर। n2 को अभी हम n2 ही तो एक्साइटेड स्टेट है तो n2 स्क्वायर रहने दे रहे हैं। तो अभी देखिए ये बड़ी चालाकी से क्या हो गया, 1 लैम्डा इंटू आर, ये किसके बराबर हो गया, 1 - 1/n2 स्क्वायर। यानी 1/n2 स्क्वायर 1 - 1 लैम्डा इंटू आर, यानी लैम्डा इंटू आर -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू आर 1/n2 स्क्वायर। यानी कि n2 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू आर -1।
वहां से फिर N2 निकल कर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे। लैम्डा आर -1 का अंडर रूट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। वो क्या मेरा आंसर है? बिल्कुल है। बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. चलिए। ट्वेंटी 23, 24, इनमें से कोई बताइए, डाउट हो तो। No, sir. Sir, 23. 23. चलिए 23 पढ़िए भौमिक। Beryllium 3 plus ion and a proton are accelerated by the same potential. Their de Broglie wavelengths have the ratio. Assume mass of proton equals to mass of neutron. चलिए 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 भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए उधर ले लेते हैं ताकि आराम से कर लेंगे। बेरिलियम +3 और प्रोटॉन जो है वो एक्सेलरेट हो रहे हैं सेम पोटेंशियल से। तो सर हमारे पास में वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप लोगों को समझ में आएगा। अब इतनी मैच्योरिटी Yes, हो sir. गई होगी, Yes, sir. बताइए। Sir. Yes, sir. चलिए अब अगर इतनी मैच्योरिटी हो गई है तो अब आप ये देखिए कि जब ये बात मैं बेरिलियम +3 के लिए करूंगा, टू इंटू भाई प्रोटॉन बेरिलियम क्या होता है बताइए? बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम +3 का मतलब क्या है बताइए? तो सर बेरिलियम ने अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें डोनेट कर दिया है और अभी हाँ। उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम का जो आपके मास नंबर होता है वो होता है 9 AMU। Yes, sir. अब ये देखिए 2 × 9 AMU, चार्ज कितना होगा बेरिलियम प्लस पे? E, Yes, sir. वोल्टेज भी। अब यही बात अगर मैं और किसके लिए करूंगा? H+ के लिए, जो कि एक प्रोटॉन है। तो 2 × 1 AMU × E × V। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं कार्त? Yes, sir. भौमिक। यस सर। तो अब सर अब आपको रेशियो निकालना है दोनों का। तो बाकी सारी चीज तो कैंसिल हो जाएंगी, बस ये बचा रह जाएगा क्योंकि 9 का एक ही जगह सर चार्ज भी तो लिखेंगे। क्या चीज? सर एक ही जगह ई में बेरिलियम में 3 और अच्छा 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 Yes, sir. जी 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 सर जी, ये देखिए बेरिलियम के पास में 4 प्रोटॉन है
ठीक, और 5 न्यूट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन थे। और अच्छा, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो हाँ +3 का चार्ज होगा बेरिलियम के केस में। राइट आंसर यहाँ बेरिलियम के केस में यहाँ क्या लिखना होगा? +3। 3 हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ 3। तो अब ये देखिए बहुत चालाकी है, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, √27, 27 जो कि फिर क्या बन जाएगा बताइए? 3√3। यानी फिर मैंने गलती कर दी थी, आंसर क्या होगा? 1/3√3। बताइए समझ में आया या नहीं? Yes sir. भौमिक ने पूछा था, बताइए भौमिक समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया समझ। आफिया, आपको आया समझ में? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। $25, $26, $27 में कोई डाउट हो बताइए? No sir. No, sir. That 26. चलिए, the momentum of photon having 6 mega electron volt of energy. देखिए, इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन की एनर्जी है उसके 2 फॉर्मूले हैं हमारे। E बराबर h/nu और E बराबर mc²। बताइए, लिख सकते हैं या नहीं? Yes. Yes sir. अब ये देखिए, mc² को बहुत चालाकी से मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? Yes, Yes, sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, ये m/c ये फोटोन के लिए क्या हो जाएगा? Momentum. Momentum. मास इनटू वेलोसिटी, यानी क्या हो जाएगा? Momentum. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यानी केवल फोटोन के लिए एक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है, सिर्फ फोटोन के लिए एनर्जी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है। E बराबर momentum into c. अब मुझे E पता है, देखिए कैपिटल M का मतलब होता है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶. शाबाश। तो यानी एनर्जी कितनी हो गई? 6 × 10⁶। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है दीपाली? 1.6 × 10⁻⁻19 joules. तो इतनी तो मैम एनर्जी हो गई। मोमेंटम तो मुझको मालूम नहीं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी 3 होती है × मैम? 10⁸ मीटर/सेकंड. 10⁸. मीटर/सेकंड। तो अब देखिए, सब कुछ SI यूनिट में यहाँ पर आ गया है। तो यानी यहाँ पर मोमेंटम अब P कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻⁶ × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸. ये क्या आ गया? मोमेंटम। अब ये कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। देखिए, ज्यादा टफ भी नहीं है। थ्री 2 × 1.6 3.2 × 10⁻, ये 8 और
फिर ये हो गया 10 की पावर 2 -21 -20। बताइए, बात समझ में आई? Yes, sir. यस Yes, sir. चलिए 27 से लेके 30 तक जो भी डाउट्स हो बताइए। 29 Sir, 28. चलिए 28 भी है, 29 भी है। ठीक, बोथ wave as well as stream of particles, both wave as well as stream of particles, यानी कि इनमें से कौन डुअल नेचर मान रहा है? Yes, sir. नेचुरल सी बात है, यही वाली जो हमारी इक्वेशन है E बराबर एच न्यू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर पे बेस्ड जरूर है, बट जब उसने फ्रीक्वेंसी ले ली है, c बाई लैम्डा लिख दिया है, तो यहाँ पर वो वेव की भी मदद ले रहा है, डुअल नेचर हो गया। ऑल्दो जो मेजर पोस्टुलेट्स हैं वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो मेजर पोस्टुलेट्स हैं वो आपके पार्टिकल नेचर पर ही है, मगर यूज तो कर ही रहे हैं डुअल नेचर, इसलिए। Okay, sir. अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए इंटरफेरेंस है, ये प्योरली वेव नेचर है, डिफ्रैक्शन है, ये प्योरली वेव नेचर है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये तो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों ले लिए जा रहे हैं। Okay, sir. चलिए 29th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, 29th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ भाई जेबा, कल नीट वालों का पेपर डिस्कशन हुआ था, तो आप कहाँ थी? ना ही तो आपने पेपर अटेम्प्ट किया और ना ही डिस्कशन में आई, क्यों? सर एक्चुअली हमारे कजिन की वेडिंग थी तो काफी डिस्टर्ब था पूरा, और हम वहाँ पे ही थे पूरे वक्त। तो जब एक हफ्ते पहले टेस्ट था तब भी कजिन की वेडिंग थी, और सर अभी इस टेस्ट में तो अपीयर हुए थे हम। चलिए ठीक है, तो वेडिंग टेस्ट से पहले थी या बाद में थी? सर वेडिंग तो बाद में थी पर टेस्ट में तो अपीयर हुए थे हम। नहीं, टेस्ट में तो आप अपीयर हुई थी, मगर Yes, sir. वहां पे भी आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो आपने कहा था कि भाई वेडिंग में हम थोड़ा इन्वॉल्व थे। सर कल भी वो सारे फंक्शंस चल रहे थे उस बीच में ना, तो काफी डिस्टर्ब रहा था। अच्छा चलिए, कल भी फंक्शन था? सर कल एंड हो गया सब। अच्छा, कल एंड हो गया, चलिए यस सर। बहुत बड़ी बात है। चलिए भाई, चलिए फिर आफिया ये वाला क्वेश्चन पढ़ी। If a naught be the radius of first Bohr's orbit of hydrogen atom, the de Broglie's wavelength of an electron revolving in the second Bohr's orbit will be. अच्छा भाई, कैसे होगा ये, क्या होगा बताइए? Sir, we'll E use the naught, formula 2 pi r is equal to n pi, n lambda, sorry. चलिए अभी देखते हैं भाई, कि इन लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि कल इनका पेपर डिस्कशन किया था, उसमें ऐसे सवाल डाले थे हमने और डिस्कस भी किया था इनके साथ में, तो अब देखते हैं कितना याद है। इसीलिए पूछा जा रहा है। बताइए बताइए बताइए, आप ये जल्दी से बताइए। सर 2 pi r is equal to n lambda यूज करेंगे तो रेडियस में a नॉट हो गया और n यहाँ पे 2 हो गया, तो आंसर आ जाएगा चलिए 4 pi देखते a नॉट। हैं। देखिए बोहर्स क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन क्या है?
कि MVR इज इक्वल टू बोर्स क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन क्या है, MVR ये बराबर है NH अपॉन 2 पाई के, या फिर 2 पाई R किसके बराबर है, NH अपॉन MV के, या फिर 2 पाई R किसके बराबर है, N लैम्डा के। अब ये खुद बोल रहे हैं कि ए नॉट जो है वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस है, तो अगर ए नॉट फर्स्ट वाले का रेडियस है तो आप ये बताइए कि सेकंड वाले का रेडियस क्या होगा ए नॉट के टर्म्स में, बताइए। 4a0। 4a0, क्योंकि n स्क्वायर बाई z होता है, z तो सेम रहेगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो सेकंड वाले का रेडियस जो होगा वो होगा 4a0। हो गया या नहीं? यस सर। सेकंड वाले का सरकमफ्रेंस कितना होगा, अब हमें बताइए। एट पाई a0। 8 पाई a0, और 8 पाई a0 किसके बराबर होगा, अब n लैम्डा है तो 2 इंटू लैम्डा, और वेयर लैम्डा इज दी वेवलेंथ इन सेकंड ऑर्बिट। तो अब ये 2 भी लिखेंगे, n की वैल्यू 2 लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये लिख दिया तो इस 2 से एक ये 2 चला गया, तो फिर आंसर क्या आ गया, 4 पाई a0। बताइए भाई, बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो और किसी क्वेश्चन में डाउट? नो सर। नो सर। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जी जी बताइए। सर क्वेश्चन 12 में पोलराइजेशन का मतलब बता दीजिए। ठीक मैम, देखिए मैं आपको एक चीज प्लीज बताना चाहता हूँ कि इंटरफेरेंस का मतलब, डिफ्रैक्शन का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब, इन सब का मतलब आपको 12th क्लास फिजिक्स में बताया जाए। 11th में तो फिजिक्स में भी नहीं बताया जाएगा, बट 12th में जब वेव ऑप्टिक्स आएगी, जब आपको ये लगेगा कि ओ हो, ये तो मैकेनिक्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सबसे टफ वाली फिजिक्स चल रही है। अब पता नहीं क्या उनकी इसके पीछे लॉजिक रहा है कि ज्यादा टफ चीजें 11th में रखो। तो ये 12th में आप खुद पढ़ेंगी फिजिक्स में, ठीक है मैम? यस सर। डिटेल में ये भी वेव नेचर से ही रिलेटेड है, वेव नेचर से, ये भी वेव नेचर से। ठीक है जी, बताइए अनुश्री, बोलिए। सर वो वाला क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा था कौन सा फॉर्मूला वेव नेचर, और उसमें तो सर उसमें कंफ्यूजन है अभी। देखिए ये मतलब वहां हमें एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। जो फ्रीक्वेंसी के आप प्रोपोर्शनल बता रहे हैं वो तो ठीक है, बट द मोमेंट आई यूज सी बराबर न्यू लैम्डा, तो मैं वेव नेचर नहीं मान रहा हूं, मगर एटलीस्ट मैंने उसके अंदर कुछ डुअल बिहेवियर को स्वीकार जरूर कर लिया है। वेव नेचर होना एक अलग बात है और डुअल बिहेवियर होना एक अलग चीज है। आखिरकार हमने तो कह ही दिया है कि लाइट का डुअल नेचर है, और कहीं जरूरत पड़ती है तो वो वेव की तरह बिहेव कर लेती है, वेव डोमिनेट करता है, कहीं जरूरत पड़ती है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक ऐसे फिनोमिनाज हैं कि जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया तभी जा सकता है कि यदि हम लाइट का वेव नेचर माने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसको अच्छे से एक्सप्लेन तभी किया जा सकता है कि जब हम लाइट का पार्टिकल नेचर माने। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जब अगर हम लिख रहे हैं, इक्वेशन तो यार बाद में आएगी,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर पर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। बट जब आप ये फ्रीक्वेंसी को जब आप c बाई लैम्डा अगर लिख देंगे तो फिर आप ये मान ले रहे हैं कि वेव का भी उसमें रोल है। ऑल्दो यहाँ पर जो एनर्जी से कोरिलेशन क्योंकि आ गया है तो ये तो पार्टिकल नेचर की निशानी है, बट c बराबर न्यू बराबर c बाई लैम्डा जो अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें वेव वाले नेचर को भी हम इनकॉर्पोरेशन में ले रहे हैं। बस इतना यहाँ कहने का मतलब, क्योंकि बाकी सारे तो प्योरली वेव थे। यहाँ पर ये है कि पार्टिकल भी है और वेव भी है। ओके सर, ठीक है। अब जो है वो इसके भी क्वेश्चंस हम भेजेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। आज ये टॉपिक पहले खत्म हो जाए। तो यहीं पे थे हम लोग। ये क्या हेडिंग डली हुई है भाई? ये क्या हेडिंग है? जरा क्या हेडिंग डली हुई है? क्या हेडिंग है? हाँ भाई, रेवंत शर्मा बताइए। Alternative form of Heisenberg uncertainty principle in terms of time and energy. हाँ, ये नॉर्मल, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये ओनली फॉर कंपटीशन है, ओनली फॉर कंपटीशन। ये नॉर्मल एनसीईआरटी से एक बस नॉच थोड़ा सा ऊपर की बात है। देखिए भाई, हमको ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m है, इसको हम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी फिर मैंने ऐसे करके लिख दिया कि E जो है वो एनर्जी किसके बराबर है? p²/2m लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक। अब चलिए, जैसे कि भाई हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आपको पढ़ाया होगा, मुझसे तो आपको ज्यादा ही आता होगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है y, ये लिखा हुआ है kx²। तो अब अगर वो आपसे कह रहे हैं कि यार dy बाई k कांस्टेंट है, dy बाई dx बताओ, तो बताइए आंसर क्या होगा? 2kx। 2 इंटू k इंटू x, और वो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 2k। Yes. बहुत अच्छी बात है भाई, बस मुझे भी इतना ही डिफरेंशिएशन आता है। तो dy बाई dx 2kx हो गया। चलिए, तो अब अगर ऐसे ही हमारा E लिखा हुआ है p²/2m, तो वहां तो देखिए इसको E को हम y माने लेते हैं और p² को x माने लेते हैं। 2m तो कांस्टेंट है। तो अगर जैसे हमने जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो dy बाई dx हो गया था, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए? de बाई dp। और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। p² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? 2x। हाँ, मतलब 2x बोल दीजिए या p के टर्म में बोला है। तो देखिए, यहीं से मैं अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूं, अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं अपनी। ये तो खैर एक समझाने के लिए बात कही गई थी, यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी p²/2m है। टोटल एनर्जी डिफरेंशिएटिंग E विद रिस्पेक्ट टू P, तो डिफरेंशिएशन वो dE/dP है, यानी वो यही होता है डेल्टा E/डेल्टा P, चेंज इन E अपॉन डिवाइडेड बाय चेंज इन P। वो हो जाएगा 2p/2m। अब 2 से 2 गया, p/m फिर क्या हो जाएगा बताइए? p/m क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है ये भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, dx/dt। dx/dt या डेल्टा x/डेल्टा t, यानी डेल्टा E/डेल्टा p ये हो गया डेल्टा x/डेल्टा t। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो डेल्टा E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t आखिरकार किसके बराबर हो गया? डेल्टा x डेल्टा x इंटू डेल्टा p।
यानी कि जो मैं आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन लिखा करता था कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी तो डेल्टा ई डेल्टा टी के बराबर है, तो यानी अब नई इक्वेशन क्या लिख दूंगा बताइए? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा इक्वल टी टू एच इंटू अपॉन डेल्टा 4 टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा हाई लेवल की चीज आ रही है। डेल्टा ई का फिजिकल मीनिंग क्या? व्हाट इज डेल्टा ई? व्हाट इज डेल्टा ई? व्हाट इज डेल्टा Uncertainty in emitted energy. Emitted energy. ठीक, और डेल्टा टी वैष्णवी पढ़िए, डेल्टा टी क्या है? Average time gap between excitation of an atom and excitation excitation of an atom and consequent emission of photon. Average time gap between excitation and consequent emission of photon, यानी कितना समय लग गया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उछला, अब उछल के जब कितनी देर में वो नीचे आया और उसने फोटोन एमिट किया, उसमें कितना टाइम लग गया है, ये है डेल्टा टी, उस समय की अनसर्टेनिटी, उस समय की अनसर्टेनिटी। तो ये पूरा यहाँ से अब नोट डाउन, अभी तो मैंने समझाया था, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। डन सर। Done, sir. नीचे ले रहा हूँ, लिखिए आराम से, नीचे कर रहा हूँ, लिखिए। डन सर। चलिए लिख लिया भाई, लिखा? Yes, sir. Yes. डेल्टा ई और डेल्टा टी, इनके बारे में लिखें। लिखा भाई, नोट डाउन किया?
Yes, sir. चलिए, अब ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। बाकी तो मैं और क्वेश्चन भेजूंगा। प्रॉब्लम 2.15 है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रॉब्लम 2.16 है, ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। टू 2.16 ये वही है कि आपके फिजिकल मीनिंग थोड़ा सा और समझाएंगे। अब यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है बोहर मॉडल को भी। वैसे भी तब पहले हमने पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से भी बोहर मॉडल पे फर्क पड़ता है। आइए अब इसको देखते और समझते हैं। जरा पढ़ने की यहाँ पर इसको जरूरत है। हाँ भाई अन्वेषा, आवाज आ रही है आपको? Yes. चलिए भाई, चलिए, वेलकम बैक टू द क्लास। पढ़िए। Reasons for the failure of the Bohr model. One can now understand the reasons for the failure of the Bohr model. In Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in well-defined circular orbits about the nucleus. The wave character of the electron is not considered in Bohr model. Further, an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if both the position and the velocity of the electron are known exactly at the same time. This is not possible according to the Heisenberg uncertainty principle. Bohr model of the hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior of matter but also contradicts Heisenberg uncertainty principle. In view of पढ़िए। In view of these inherent weaknesses in the Bohr model, there was no point in extending Bohr model to other atoms. In fact, an insight into the structure of the atom was needed, which could account for wave-particle duality of matter and be consistent with Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. तो यहाँ पर बोहर मॉडल को भी टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। उसका रीजन ये है कि भाई जब हमको मालूम है कि यार इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है और आप उसकी वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो लोगों को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन बताएंगे इतनी दूरी पे रह रहा है, ठीक, और इतने इलेक्ट्रॉन है, वो आपके इतनी वेलोसिटी से चल रहा है। ये कहना ठीक नहीं है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी भी बता दी, एग्जैक्ट जो है वो उसका पोजीशन भी बता दी है। तो ये बात बिल्कुल भी कहना अप्रोप्रिएट नहीं है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम तो जो फेलियर है उसमें बस जो है वो मेन यही लिख लेंगे, ये वाला पॉइंट। ये कंसेप्चुअल बना के हमसे पूछ लिया जाता है कि बोहर मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ। बहुत सारे रीजन है, मगर मेजर रीजन तो यही है कि भाई एक तो वो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को भी वो तो पार्टिकल मान रहा है, और जब अपने आप को बचाने की बात आ रही है तो कह रहा है कि नहीं वो तो वेव भी होता है ना, इसलिए एनर्जी एमिट नहीं करी। तो यार ऐसे थोड़ी चलेगा कि जहां अपने आप को बचाने की बात आई वहां तुम वेव बोल दे रहे हो, और जहां अपनी अच्छाइयां गिनाने की बात आई तो ये कह दे रहे हो देखो मैंने जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूं मैं तुमको और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता रहा हूं। तो ये तो अपने में ही गलत बात है, ये तो अपने में ही ठीक बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये दो मेन पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक, ये दो मेन पॉइंट लिख लेंगे कि क्यों गलत है
आपके बोहर मॉडल कि वो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर कर रहा है और ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट्स HUP। इनफैक्ट ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, बट एक बार और आपके इसका अलविदाई समारोह कर ले रहे। सर जी बताइए। सर बोहर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्यों वैलिड था? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि बोहर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्यों वैलिड था। बोहर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्यों वैलिड था। मैम जब हम बोहर मॉडल का इनिशियली डेरिवेशन जब कर रहे थे, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब हम बोहर मॉडल का शुरुआत में मैम जब डेरिवेशन, इनफैक्ट हमने इस लेवल पर काम किया हुआ है, तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, ये देखिए। यस सर। हाँ, अब आप ये बोल सकते हैं कि यार क्यों एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया। क्योंकि मैम अगर मैं यहाँ और इलेक्ट्रॉन लेने लग जाता ना, तो मुझे फिर एक और फोर्स को अकाउंट में लेना पड़ता, और वो कौन सी फोर्स होती, इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि जितनी कोलम्बिक फोर्स लग रही होती उन सबको अकाउंट में लेना पड़ता ना। तो अभी तो जो हमने कोलम्बिक फोर्स ली है, बस वो एक ली थी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस सिर्फ ये फोर्स ली थी हम। बट अगर हम जो है वो क्या कहते हैं कि और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो फिर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्जन हो रहा होता, हमें उसे भी अकाउंट में लेना पड़ता। बात समझ में आई? यस सर। तो ये आप जो है वो लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। डन सर। चलिए, अब यहां से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, वो स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली वी स्टिल हैव 2 to 3 minutes लेफ्ट, और 5-7 मिनट में खुद भी लेट हो गया था, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज जरूर करेंगे। और भाई पढ़ते हैं। हाँ भाई कुणाल, आवाज आ रही है? यस सर। पिछला वाला लेक्चर देख लिया था आपने? यस सर, वो अटेंड किया था, लास्ट का 15 मिनट का रह गया था, तो सर वो देख लिया। ठीक है, पढ़िए सर, पढ़िए। Quantum mechanical model of atom. Classical mechanics based on Newton's law of motion successfully describes the motion of all macroscopic objects such as falling stones, orbiting planets, etc., which have essentially a particle-like behavior as shown in the previous section. However, it fails when applied to microscopic objects like electrons, atoms, molecules, etc. This is mainly because of the fact that classical mechanics ignored the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particles, and the uncertainty principle. The branch of science that takes into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics. हाँ, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं
कि जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर भी। ठीक, तो हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आगे पढ़िए। Quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of the motions of the microscopic objects that have both observable, wave-like and particle-like properties. It specifies the laws of motion that these objects obey. When quantum mechanics is applied to macroscopic objects for which wave-like properties are insignificant, the results are the same as those from the classical mechanics. Quantum mechanics was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. Schrödinger. आगे पढ़िए। Here, however, we shall be discussing the quantum mechanics, which is based on the ideas of wave motion. The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him the Nobel Prize in Physics in 1933. This equation, which incorporates wave-particle duality of matter as proposed by the Broglie, is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. You will learn its solution for different systems in higher classes. For a system such as an atom or a molecule which energy does not change with time, the Schrödinger equation is written as ठीक है। ठीक, अभी आगे पता चलेगा। ये अगली क्लास में बताऊंगा। ये है, अगर ये जी हॉरर शो अगली क्लास में चले आएंगे, डोंट वरी। ठीक, आगे पढ़िए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं उसको। ठीक, आगे लिखा हुआ है, बस ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। Where H is a mathematical operator called Hamiltonian, Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system. The total energy of the system takes into account the kinetic energies of all the subatomic particles, electrons, or nuclei. Nuclei attractive potential between the electrons and nuclei are repulsive potential among the electrons and nuclei individually. Solution of this equation gives E and Hamiltonian. नहीं, हैमिल्टोनियन तो H को बोलते हैं। इसका नाम है साई। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मतलब PSI। वैसे इसको आप बस साई बोलिए, साई। साई हिंदी में लिख दे रहा हूं, साई। ओके सर। साई। सो ऑब्वियसली अगली क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर इसको हम डीमिस्टिफाई करेंगे और वहीं से फिर धीरे धीरे चैप्टर के एंड की तरफ भी जाते जाएंगे। So we will continue our discussion in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir,